नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के अफरात ज़र की शरह कम होने के दावे, आम आदमी को रिलीफ देने के दावे और वादे, फिर एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि बज़ाहिर आज से महसूस हो रहा है कि एक दबाव डालने की शुरुआत हो चुकी है मौजूदा हुकूमत पे, जहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कहते हैं कि सेंटर को फंड्स रिलीज़ करने होंगे, पैसे रिलीज जारी करने होंगे। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते 15 रुपये पेट्रोल की कीमतें कम करने की उनकी जानिब से ये इकदाम लिए गए, ऑर्डर सामने आए, लेकिन इसकी कंप्लाइंस नजर नहीं आई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो किया जो कि वो चाहते थे। मामला जा किस तरफ रहे हैं, मुज़ाकरात और जो एक टकराव, एक तनाव की सूरत हाल है जहां पे पॉलिटिकल एंटिटीज का साथ बैठना बहुत जरूरी है। ये इस माहौल में एक वे फॉरवर्ड कैसे नजर आएगा, और इतनी अनसर्टनिटी में जहां पर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब चीन में मौजूद हैं और पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम में शरीक थे। मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात की जा रही है, लेकिन इतनी अनसर्टनिटी में कौन इन्वेस्टमेंट्स इस मुल्क में लाना चाहेगा, गुफ्तगू होगी। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किरमानी साहब, सवाल शुरू में तो मुझे आप ये करने की इजाज़त दीजिए कि आप हों या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों या मिफ्ता इस्माइल साहब हों, मोहम्मद जुबैर साहब हों या जावेद हाशमी साहब हों या शेख रोहिल असगर साहब हों, आज को क्यों ऐसा महसूस होता है कि आप तमाम ही नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी रहे हैं। हाल ही में शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतालिक नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये मेरे बुरे वक्तों का साथी है, और हमने ये भी देखा कि नाअहली जब उनकी हुई थी मियाँ साहब की, तो उन्होंने अपने भाई को नहीं बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया था। आप जो है वो हर फोरम पे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां साहब के बिल्कुल साथ साथ मौजूद होते थे। जिस तरह से आपने उनका दिफा किया, आपने उनको सपोर्ट किया इतने स्ट्रॉन्ग एक आवाज़ के साथ। शेख रोहिल असगर साहब हों जिन्होंने लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे जो है वो एक आहनी दीवार बन के खड़े हो गए। मोहम्मद जुबैर साहब हो जो जनरल बाजवा से बातचीत करके उन्होंने वापसी की राह हमवार की। सर, ऐसा क्या हो गया कि आपकी जमात हुकूमत में आई, लेकिन आप तमाम जो लॉयलिस्ट थे वो इस वक्त साइड लाइन नजर आ रहे हैं, क्यों? आपने तो बहुत साल मैंने नवाज शरीफ साहब को असिस्ट किया है और मेरी बड़ी उनके साथ फॉन्ड मेमोरीज हैं, लेकिन जाहिर है हम एक मैं हूँ या कोई और भी हो, कोई भी एक इंडिपेंडेंट माइंड हम रखते हैं, एक इंडिपेंडेंट जहन हम रखते हैं, और अपने उस जहन के मुताबिक मुल्की हालात को देखते हुए पाकिस्तान के उसके अवाम के मफाद में हमेशा मैंने बात की। और हो सकता है उसमें कुछ बातें ऐसी भी हों, क्योंकि सच्चाई जो होती है वो तल्ख होती है, और सच्चाई जो है वो हकीकत जो है वो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हो सकता है मेरी बातें नहीं उनको अच्छी लगती होंगी या उनको मेरी ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में मैंने देखा कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा खुशामदी सा कल्चर पैदा हो गया, और इनकॉम्पिटेंट लोग और जो पॉलिटिकल टॉडलर्स जिनको मैं बोलता हूँ, यानी देखिए ना, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बहुत बड़े हैं, चैलेंजेस आर ह्यूज चैलेंजेस, लेकिन उसके मुकाबले में जो उसको हल करने वाले हैं वो कदावर लोग नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और फिर पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुई। पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है जो 80s और 90s का था। हमारी जमात ये समझने से कासिर रही है। आपने जिन लोगों के नाम लिए, जाहिर है और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अच्छे बुरे वक्त में मियाँ साहब के साथ वो खड़े रहे हैं, और हर एक ने अपनी अपनी बसात और हिम्मत के मुताबिक कंट्रीब्यूट किया, किसी ने ज्यादा किसी ने कम किया। लेकिन आई थिंक वी आर नाउ द ओल्ड एडिशन ऑफ PMLN। मैं तो खैर अब इतना मेरा ताल्लुक भी नहीं है PMLN से, मैंने तो एक तरह का अपने आप को अलहदा किया हुआ उनके मामलात से। लेकिन मुझे दुख होता है कि इस वक्त जो बड़े ओहदे हैं उन पर छोटे लोग आ गए हैं। मैं यही कहूंगा बस। 15 रुपए पेट्रोल का वादा किया गया था और गालबन 4 रुपए 75 पैसे कमी हुई। ये कितना एम्बैरेसिंग था किरमानी साहब, ये कितना एम्बैरेसिंग था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहां मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस होती है या मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होती है, वहां पर इस तरह के मामलात होते हैं कि इख्तियार किसी के पास होता है, इख्तियार किसी के पास होता है। ये ऐसा ही अब भी हो रहा है। अब देखिए ना कि एक तरफ ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी ये महंगाई में कमी आ गई है। मुझे आप बताइए, क्या बिजली के यूनिट में कमी आई है? क्या सुई गैस के बिलों में कोई कमी आई? और दीगर जो चीजें। अब ये आप देखेंगे, मेरी जेब में से आप 4 आने डालकर दूसरी जेब में से 1 रुपया निकाल लें तो
ठीक है, फिर महंगाई में कमी आ गई। इस वक्त जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हमारी अनाओं के पहाड़ हैं, लोगों के कोई एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करता और वो अनाओं के पहाड़ों से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान और उसके अवाम वो सफर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिलसिला ज्यादा देर चलेगा नहीं। एक ग्रैंड रिकॉन्सिलिएशन कह लें उसे, डायलॉग की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में स्टेबिलिटी लानी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी, तो फिर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक एक आधा दो दो कदम पीछे हटना पड़ेगा। किरमानी साहब, आपने खुद ही कहा कि अनाओं के पहाड़ ये किस तरह से टूटेंगे, ये एक राह आपको हमवार होती हुई नजर आ रही है एनी टाइम सून इस ग्रैंड डायलॉग के लिए? अगर ये नहीं टूटेंगे, अपनी अनाओं के पहाड़ों को से ये नीचे नहीं उतरेंगे, तो ये खुद टूट जाएंगे। मेरी ये बात याद रखिएगा, ये लोग फिर टूट जाएंगे। क्योंकि जो लोग हैं, अगर उनके इश्यूज हल नहीं होंगे, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, और ये आपस में ही वो कहते हैं ना कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम, तो फिर यही होगा, फिर किसी की चोंच नहीं रहेगी, किसी की दुम नहीं रहेगी। तो आपको शहबाज शरीफ साहब बहरहाल सस्टेन होते हुए, अपने आप को सस्टेन करते हुए नजर नहीं आ रहे? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये एक स्टेबल और मजबूत हुकूमत नहीं है। ये मैं कह सकता हूं कि ये हुकूमत जो है वो अपने फैसले लेने में आजाद नहीं है। ये मैं कहना चाहूंगा। जैसे 2013 में मैंने देखा, जो 2013 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, वो अपना असर्ट करते थे, वो उनका एक और स्टाइल था। अब बदकिस्मत ये है कि मियां साहब बैक सीट पर हैं और शहबाज साहब इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन पाकिस्तान को आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की जरूरत है। अलीना बीबी, जो हमारे इश्यूज हैं, जैसे मैंने कहा ना, हमारे क्राइसिस बड़े हैं, बिल्कुल हमारे इश्यूज बड़े हैं, और उसको हल करने के लिए वो जैसे एक डोर उलझ जाती है, तो आप एक टॉडलर को वो डोर का सिरा पकड़ा देंगे, उसको और उलझा देगा। तो ये तो बड़े एक नाजुक काम है, और इसके लिए बहुत एक हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की जरूरत है। खान साहब एक बड़ी सियासी जमात के बानी हैं, लीडर हैं, और वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। और मिलियंस ऑफ वोटर्स ने उनको जो है वो वोट दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कितनी मुश्किल बात है कि पीटीआई का वो मैंडेट एक्सेप्ट कर सके? देखिए, 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ, उसमें पीएमएलएन हो या कोई और जमात हो, वो तो देखिए सिंपल मेजॉरिटी तक नहीं ले सकी। ये रियलिटी है, इससे तो कोई आंखें नहीं चुरा सकता। फिर उसके बाद फॉर्म 45, 47 का तनाज़ा शुरू हो गया है। इस सारे पस मंजर में आप देखें तो जाहिर है इस वक्त मैं कहूँगा, मैं हमेशा कहा है कि जो इस वक्त अगर पल्स है, अगर मकबूल तरीन इस वक्त लीडर है, तो वो बानी तहरीके इंसाफ है। अब वो सही है या गलत है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही नजर आ रही है, और उसका मुजाहरा मोहतरम जायद साहब की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जहाँ हमारे दीगर इदारे जो हैं वो पोलराइजेशन का शिकार हुए हैं, उसकी जद में हमारी जुडिशरी भी आई। अब कह सकता हूँ कि तमाम जो इदारे हैं वो अपने आइन के दायरे में रहकर अपना किरदार अदा करें, और हकदार को उसका हक भी मिलना चाहिए, और जो इंसाफ का मुतमनी है, जो इंसाफ का मुतकाजी है, जिसको इंसाफ चाहिए, उसको इंसाफ भी बर वक्त ना सिर्फ मिलना चाहिए बल्कि इंसाफ मिलता नजर भी आना चाहिए। मैं तो इस थ्योरी का कायल हूं। राइट। और किरमानी साहब, लाइक यू मेंशन्ड, यही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी इसमें हवाला भी दिया है हमारी चेकर्ड हिस्ट्री का, और वो कहते हैं कि रोल ऑफ दिस कोर्ट इन रिलेशन टू द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैज रिमेन्ड अनफ्लैटरिंग। सो कोर्ट्स और एस्टैब्लिशमेंट की जहां पर वो जिक्र करते हैं हैव बीन कंस्पायरिंग अगेंस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और जिस तरह से नैब को भी एक जानिब एक इंजीनियरिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, वुड यू एग्री सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ अलीना बीबी के फ्रॉम 1958 ऑनवर्ड्स यहाँ एक कंट्रोल डेमोक्रेसी की तरफ पाकिस्तान चल पड़ा था, जिसमें कुछ अदवार कंट्रोल डेमोक्रेसी का था, कुछ ओपन कैस को कहते हैं मार्शल लॉ के अदवार आए, लेकिन उन तमाम अदवार में जितने भी दौर थे, उसमें जुडिशरी का
वो रोल नहीं रहा जो होना चाहिए था। किरमाई साहब, एक तरफ आज बिलावल साहब बड़ी बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सेंटर को फंड्स अब जो है वो प्रोविंसेस के लिए जारी करना होंगे। आपको लग रहा है कि, और साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद में नफरत की सियासत चल रही है। सो ये भी मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि ये कर कौन रहा है नफरत की सियासत, और जहां पर वो एक दबाव डालने की आपको लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या ये दबाव मजीद बढ़ सकता है जहां पर फेडरल गवर्नमेंट से ये तकाजा किया जाएगा कि सूबों के लिए पैसे जो हैं वो जारी किए जाएं? जो जिस सूबे का हक है उसको मिलना चाहिए। इस तरह के जो हथकंडे होते हैं ना, वो विफाक को फिर कमजोर करते हैं, फिर उस आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं, और फिर हम उन आवाजों को दबाने के लिए फिर गैर आईनी इक़दाम उठाना शुरू कर देते हैं। तो भाई जो जिसका हक है उसको दें, जहां जिसकी हुकूमत कायम हुई है उसको एक्नॉलेज भी करें और उसकी रिस्पेक्ट भी करें और उसका रिगार्ड भी करें, और जो जिसका हिस्सा बनता है, चाहे केपी की गवर्नमेंट का बनता है, जिस सूबे का भी बनता है, उसको देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान देखिए विफाक है और इसकी ये इकाइयां हैं 4। तो अगर एक इकाई को भी आप डिस्टर्ब करेंगे तो उससे विफाक कमजोर होगा। दूसरा, जहां तक बिलावल साहब की बात है, ठीक है, उन्होंने सही बात की है कि एक डायलॉग भी होना चाहिए और सूबों को उनका हक मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। राइट किरमाई साहब, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जहाँ पर बात होती है, इसको एड्रेस किए बगैर, आपने हवाला भी दिया ग्रैंड डायलॉग का, लेकिन इसको एड्रेस किए बगैर आज वजीर आजम चीन में मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात हो रही है। वुड समवन वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान जहाँ पर इतनी इंस्टेबिलिटी हो और जहाँ पर इतनी तनाव की कैफियत हो? देखिए, इसमें तो अगर आपने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है और इफ यू आर सीरियस, तो सबसे पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा कि फिर नैब को खत्म करना पड़ेगा। नैब के आपको पर काटना पड़ेंगे, और दूसरा है कि जो हमारी अदालतें हैं उनको फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट पर होना चाहिए। क्योंकि एक बाहर से आदमी आता है, वो यहाँ अरबों रुपए की या जैसे भी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लाता है, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, उसको पता है कि मुझे अदालतों में भी मैं जाऊंगा तो मैं रुल जाऊंगा, और फिर नैब के कवानीन हैं, तो ये चीजें हमें, पहले अर्ज किया ना कि एक ब्रॉडर सेंस में मैंने कहा था कि वी मस्ट कीप आवर हाउस इन ऑर्डर नाउ, इट्स हाई टाइम नाउ, और इट अप्लाइज टू ऑल द एरियाज जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी है। जब तक देखें आपकी सुकून नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट आने के लिए सियासत की सड़क जो है वो ठंडी करनी पड़ेगी। अगर सियासत की सड़क गर्म होगी तो वहां इन्वेस्टर नहीं आता। राइट, आपने कहा ये इंटरेस्टिंग, सियासत की सड़क जो है वो इसको ठंडी होना बहुत जरूरी है जब तक आप अगर इन्वेस्टमेंट्स लाने के ख्वाहिशमंद है। किरमाई साहब, ब्रीफली मैं आपका कमेंट इस पे भी जरूर चाहूंगी, जो इंडियन इलेक्शंस हुए हैं, हाउ आर यू फोरसीइंग सर कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशंस आने वाले वक्तों में किस तरह की आप फोरसी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डिफरेंट एटीट्यूड होगा इस बार? नहीं, नरेंद्र मोदी मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे शख्सियत है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट माइंड के आदमी हैं जो मैंने देखा है, और उनसे मुझे तो किसी खैर की तवक्को नहीं। और फिर भी जो ये इशू है हमारा बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का, वो तो कश्मीर का है। का इशू जो है वो डिजायर्स ऑफ कश्मीरीज नहीं हल हो पाता, तो आप कितनी मर्जी एफर्ट कर लिए, बात फिर वही सिफर पर आ जाती है जब तक कश्मीर का इशू जो सा है वो रिजॉल्व नहीं होता। तो मैं नहीं समझता कि उसमें के जो मोदी साहब हैं, हाँ, वाजपेयी साहब जो थे, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत कादावर शख्सियत थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और वो आ भी गए थे नवाज शरीफ साहब की दावत पर, और कश्मीर के मसले के हल के करीब भी हम चले गए थे जी। लेकिन फिर वो दीगर कुछ ऐसे वाकयात हुए कि दोबारा वो सारे मामला चौपट हो गए। तो लेकिन मुझे मोदी से वो वाजपेयी वाली तवक्को नहीं है। वाजपेयी वाज अ स्टेट्समैन, whereas मोदी इज नॉट अ स्टेट्समैन, ही इज एन इमोशनल पर्सन, और वो एक लोगों को जज्बात के बहाव में लाकर वो बात करता है। थैंक यू सो मच किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त हमसे बात कही थी, जिन्होंने कहा कि बड़े बड़े ओहदों पर
छोटे छोटे लोग जो है वो बिठाए हुए हैं, पॉलिटिकल टॉडलर्स, इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल टॉडलर्स, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जो इस वक्त अपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, जो इस वक्त नून लीग का हिस्सा भी नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने इंटरेस्टिंगली ये भी बात कही कि जो हुकूमत है उसके पास फैसले लेने का इख्तियार जो है वो फैसले लेने में आज़ाद नहीं नज़र आ रही। इक़्तिदार किसी के पास है, इख्तियार किसी के पास है। लेट्स सी आने वाले दिनों में इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, जो तनाव है, और जिस तरह किरमानी साहब ने भी कहा कि अगर आपको मुल्क में सरमायाकारी लानी है तो आपको जो ये सियासी सड़क है उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।